हेलो एवरीवन। सो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक नई क्लास एस्टैब्लिश हुई जिसने लिबरलिज्म का आइडिया फैलाया और कैसे नेपोलियन ने फ्रांस और कुछ और एरिया में अपने इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश किया एंड लेटर जो कंजर्वेटिव रिजीम थी दूसरी जगह उन सब ने मिलकर नेपोलियन को हराया और जो कंजर्वेटिव रिजीम थी वो अब कोई भी लिबरलिज्म या नेशनलिज्म के आइडिया को फैलने से रोकना चाहती थी। द रेवोल्यूशनरीज, क्योंकि कंजर्वेटिव्स लोगों की फ्रीडम छीन रहे थे तो बहुत सारे लिबरल्स अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू कर दिया। इन सीक्रेट सोसाइटीज में ये रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करने लगे और अपने आइडियाज दूसरों तक पहुंचाने लगे। ऐसे ही एक रेवोल्यूशनरी थे जुसेप्पे मज्जीनी। मज्जीनी जेनोआ में पैदा हुए थे और वो एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी के मेंबर थे। जब वो 24 साल के थे तब उनने लिगुरिया में रेवोल्यूशन करने का ट्राई किया था, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा। और जब वो जेल से बाहर आए तो उन्हें ऑप्शन दिया गया या तो वो देश से बाहर चले जाए या तो फिर कोई छोटे से टाउन में रहे। तो वो चले गए मरसाई फ्रांस में और वहां उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई यंग इटली नाम की। कुछ टाइम बाद वो फ्रांस की पुलिस से बचने के लिए स्विट्जरलैंड गए और उन्होंने बर्न में दूसरी सीक्रेट सोसाइटी बनाई यंग यूरोप नाम की। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, तो कंजर्वेटिव्स अपनी पावर को और मजबूत करने में लग गए और जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करने लगे। 1830 से 1848 के बीच में कंजर्वेटिव्स और रेवोल्यूशनरीज के बीच में पावर के लिए स्ट्रगल शुरू हो गए। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई। ये एक तरह का कल्चरल मूवमेंट था। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे, उनका ये मानना था कि हमें अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करना चाहिए, ना कि साइंटिफिक थॉट्स या फिर लॉजिक पे। ये जो नेशनलिज्म का भाव था ये खाली वॉर या टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं आ रहा था, बल्कि कल्चर ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एक नेशन की आइडिया को क्रिएट करने के लिए। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक ने नेशनलिस्ट फीलिंग को शेप करने में हेल्प की। तो रोमांटिक्स का ये मानना था कि जो ट्रू कल्चर है किसी भी देश का वो वहाँ के आम नागरिक के बीच में मिलेगा और ये कल्चर को सब तक पहुँचाने के लिए और लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी का भाव लाने के लिए फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री और फोक डांसेस का यूज करना पड़ेगा, ताकि जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट में हिस्सा ले पाएं। बात करते हैं पोलैंड की। पोलैंड 18th सेंचुरी में डिवाइड कर दिया गया था बाय ग्रेट पावर्स रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। तो इस टाइम पोलैंड एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था, बट वहाँ के लोगों ने नेशनलिस्ट फीलिंग अलाइव रखी अपने म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू। करोल कुरपिंस्की जो कि एक पोलिश कंपोजर थे, उन्होंने नेशनलिस्ट स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया अपने ओपेराज और म्यूजिक से। और जो पोलैंड के फोक डांसेस थे जैसे पोलोनेज और मुजोर्का, उसके थ्रू भी नेशनलिज्म स्प्रेड किया लोगों के बीच में। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप करने के लिए। रशिया की ऑक्यूपेशन के बाद स्कूल में पोलिश लैंग्वेज को हटाकर रशियन लैंग्वेज पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता था। 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ रशिया के खिलाफ, जिसको कि रशिया ने सप्रेस कर दिया। इसके बाद पोलैंड में क्लर्जी जो थे उन्होंने लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज किया और वो चर्च गैदरिंग्स में या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने के लिए पोलिश लैंग्वेज यूज करने लगे। जब रशियन अथॉरिटीज उनको फोर्स करने लगी कि वो इन सब चीजों को करने के लिए रशियन लैंग्वेज का यूज करें, तो उन्होंने रशियन यूज करने से मना किया, जिसकी वजह से बहुत से प्रीस्ट और बिशप्स को या तो जेल में डाल दिया जाता था या फिर उनको साइबेरिया भेज दिया जाता था एज पनिशमेंट। ऐसे ही नेशनलिस्ट फीलिंग आई ग्रीक एलिट्स में, जिन्होंने ग्रीस की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़नी शुरू कर दी 1821 से। ग्रीस 15th सेंचुरी से एक ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था और ग्रीस का सपोर्ट यूरोप में रह रहे कई लोगों ने किया, क्योंकि ग्रीस वो जगह थी जहां वेस्टर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। तो सब ग्रीस से कनेक्ट करते थे और वो चाहते थे कि जो मुस्लिम एम्पायर था उसको हटाकर ग्रीस एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1832 में हुई थी, इसमें ग्रीस को एज इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्निशन मिली। लेट्स लुक बैक एट फ्रांस। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद वहां वापस से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया था और वहां के राजा बनाया गया था लुई 8 को। इसके बाद 1824 में फ्रांस के नए राजा बने चार्ल्स ने वापस से मोनार्की के पावर्स बढ़ाने शुरू कर दिए और वापस से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ 1830 में, जिसको कि जुलाई रेवोल्यूशन कहते हैं। इस रेवोल्यूशन में लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने मिलकर चार्ल्स को हटा के उसके कजिन लुई फिलिप को फ्रांस का नया राजा बनाया।
मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने ये बोला, व्हेन फ्रांस sneezes, the rest of Europe catches cold। तो ऐसा ही हुआ था जब फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ तो यूरोप के कई एरियाज में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ने लगी। इसी बीच बेल्जियम जो कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का पार्ट था वो उनसे अलग हुआ और बेल्जियम एक अलग नेशन स्टेट बन गया। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830s बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप का टाइम था यूरोप में। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में पूरे यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तो सारे कंट्रीज में जॉब्स कम थी और लोग बहुत ज्यादा थे। रूरल एरियाज से पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में जाने लगे, वहाँ पे स्लम्स में रहने लगे, क्योंकि ब्रिटेन में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, बट यूरोप में कई जगह लोग अभी भी खुद से ही सामान प्रोड्यूस कर रहे थे। अब ऐसे में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता था ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से। यूरोप में जहाँ जहाँ भी एरिस्टोक्रेसी पावरफुल थी वहाँ पीजेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि उनको फ्यूडल ड्यूज देने पड़ते थे और उनको एरिस्टोक्रेट्स के लिए काम भी करना पड़ता था। ऐसे में अगर किसी वजह से फसल अच्छी नहीं हुई तो पीजेंट्स भी परेशान होते थे। साथ ही टाउन्स में फसल कम होने की वजह से फूड प्राइसेस बढ़ जाते थे और वहाँ वर्कर्स को भी प्रॉब्लम होती थी। 1848 ऐसा ही एक साल था जब फूड शॉर्टेजेस हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, जिसकी वजह से पेरिस के लोग सड़क पे आ गए, बैरिकेड्स लगा दिए गए और वहाँ के जो किंग थे लुई फिलिप, उनको भागना पड़ा और वो भाग के इंग्लैंड चले गए। इसके बाद फ्रांस की नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया था और वहाँ के पीजेंट्स की सपोर्ट से इस फ्रेंच रिपब्लिक में प्रेसिडेंट बनाया गया नेपोलियन के भाई के लड़के को, नेपोलियन थर्ड को। और इस नेशनल असेंबली ने यूनिवर्सल मेल सफरेज दिया, यानी कि जो मेल्स थे जो 21 साल से ज्यादा के एज के थे उन सबको वोटिंग का राइट मिला और उनको राइट टू वर्क भी गारंटी किया गया और इसके लिए नेशनल वर्कशॉप बनाई गई ताकि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। एक तरफ यूरोप के गरीब, अनएम्प्लॉयड और किसान विद्रोह कर रहे थे और दूसरी तरफ जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे वो रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहे थे। अब फ्रांस तो रिपब्लिक बन गई और वहाँ पे कई चेंजेस आ गए। ये देख के यूरोप में और भी जगह लिबरल मिडिल क्लास लोग कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल यूनिफिकेशन की बात करने लगे। तो एक पॉपुलर अनरेस्ट बढ़ रहा था नेशन स्टेट बनाने के लिए और वो सब चाहते थे कि जो नेशन स्टेट बने वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बना हो, यानी उस नेशन स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रेस की फ्रीडम हो और एसोसिएशन की भी फ्रीडम हो। 1848 में ही एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरो ने 4 प्रिंट्स बनाए जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि वो कैसी डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक चाहते थे। पहला प्रिंट जो उन्होंने बनाया उसमें उन्होंने ये दिखाया कि यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी सी लाइन में हैं और वो सब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम फ्रांस के आर्टिस्ट ने लिबर्टी को एक फीमेल रूप में रिप्रेजेंट किया था, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। जमीन के आगे की तरफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के सिंबल बिखरे हुए हैं। तो सोरो ने लोगों को अलग अलग देश के नागरिक के रूप में दिखाया है, जिनमें उनका अलग अलग फ्लैग है, उन सब के अलग अलग ड्रेसेस हैं। इस लंबी सी कतार में सबसे आगे हैं यूएसए और स्विट्जरलैंड, जो कि 1848 तक ऑलरेडी नेशन स्टेट बन गए थे, यानी उनको लिबर्टी बहुत पहले ही मिल गई थी। और ये रहा फ्रांस, ये बस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा ही है, जो कि ये दिखा रहा है कि इसको लिबर्टी अभी ही मिली है। फ्रांस के पीछे है जर्मनी, जो कि अभी तक एक नेशन स्टेट नहीं बना था, बट क्योंकि वो अपना फ्लैग लेके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आ रहे हैं, दैट शोज कि जर्मनी के लोग भी अपना एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया थे। सो लेट्स टॉक अबाउट जर्मनी एंड लेट्स सी कि जर्मनी एक नेशन स्टेट कैसे बना। द मेकिंग ऑफ जर्मनी। हमने देखा कि कैसे नेपोलियन ने 39 कॉन्फेडरेशन बनाई थी और इन कॉन्फेडरेशन का अपनी अलग अलग करेंसीज थी, अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम था। तो अगर कोई मर्चेंट को 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना होता तो उसको 11 कस्टम बैरियर से होके जाना होता था। 11 जगह आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़े तो चीजों का दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और ड्यूटी भी उस हिसाब से लगती थी कि चीजों का वेट कितना है और मेजरमेंट कितनी है। जैसे कपड़े नापने के लिए L
एल का यूज करते थे। एल होता था फिंगर से लेकर एल्बो तक का मेजरमेंट। तो कपड़े नापने के लिए फिर डबल एल यूज करने लगे। अब इसकी मेजरमेंट हर जगह अलग अलग डिसाइड करके रखी थी। जैसे फ्रैंकफर्ट में एक एल होता था 54.7 सेंटीमीटर, माइंस में होता था 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर। ये सारी कंडीशन की वजह से बहुत रुकावट पैदा हो रही थी इकोनॉमिक एक्सचेंज में, और ये जो नई कमर्शियल क्लास थी वो चाहते थे कि ये एक यूनिफाइड टेरिटरी बने ताकि गुड्स, कैपिटल और लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं हो। तो 1834 में प्रशा के इनिशिएटिव से एक कस्टम यूनियन बना, ज़ोल्वेराइन, जिसमें कि कई जर्मन स्टेट शामिल हुए। तो इस यूनियन में टैरिफ बैरियर हटा दिए गए और जो करेंसी तीन सब जगह चल रही थी उनको दो करेंसी कर दिया गया। तो दो ही करेंसी पूरे यूनियन में चलती थी। फिर यहाँ पे रेलवेज नेटवर्क बनाने लगे जिसकी वजह से मोबिलिटी बढ़ने लगी और इन सब जगह का इकोनॉमिक प्रोग्रेस होने लगा, जिसकी वजह से उनमें यूनिफिकेशन की भावना बढ़ने लगी। इसी बीच जर्मनी के लिबरल्स जो कि अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन में थे वो सब साथ आए और उन्होंने डिसाइड किया कि इलेक्शन करके वो जर्मनी का एक पार्लियामेंट बनाएंगे और फिर जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाएंगे। फिर इलेक्शन हुए जिसमें मिडिल क्लास ने वोट किया और जर्मनी की नेशनल असेंबली बनी फ्रैंकफर्ट में। 18 मई 1848 को 831 लोग जो इलेक्ट हुए थे वो मिले फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में और फिर इन्होंने जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जर्मनी में मोनार्की रहेगी बट कंट्रोल पार्लियामेंट के पास रहेगा। इस कंडीशन के साथ जब ये पार्लियामेंट प्रशिया के किंग फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ के पास गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया और वो जो दूसरे मोनार्क थे इन जगह के उनके साथ मिलके जर्मनी की इस इलेक्टेड असेंबली को अपोज करने लगे। तो ना किंग इस असेंबली के फेवर में थे, ना कॉमन पीपल इस असेंबली के फेवर में थे, क्योंकि ये जो असेंबली थी वो मिडिल क्लास की प्रॉब्लम सुन रही थी, पुअर और पीजेंट्स की नहीं। तो आर्मी की हेल्प से नेशनल असेंबली को हटा दिया गया। एंड वुमेन की वोट की बात करें हम तो जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए वुमेन ने काफी स्ट्रगल किया था, बट ये जो इलेक्शन हुआ था उनमें वुमेन को वोट नहीं देने दिया गया और जब नेशनल असेंबली बनी तब भी वुमेन को सिर्फ ऑब्जर्वर्स की तरह बुलाया गया था और उनको हॉल में खड़ा रहना पड़ा था। तो ये नेशनल असेंबली तो हटा दी गई। उसके बाद जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए प्रशिया ने लीडरशिप दिखाई। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो कि प्रशिया का प्राइम मिनिस्टर था, उसने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से जर्मनी को यूनिफाई करना शुरू किया। इसके लिए वॉर हुई ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से, फिर फ्रांस से, जिसमें कि आखिर में प्रशिया जीता और उसने यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया। जनवरी 1871 में प्रशिया के किंग विलियम को जर्मनी का राजा घोषित किया गया। जर्मनी में स्टेट बिल्डिंग के पावर में दिखाया प्रशिया का पावर और इस नए स्टेट ने मॉडर्नाइज किया करेंसी को और बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को। इटली यूनिफाइड। जर्मनी की तरह इटली की भी पुरानी हिस्ट्री थी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की। इटालियंस अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स में बिखरे हुए थे। 19th सेंचुरी में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से सिर्फ एक सार्डिनिया पीडमोंट को इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहे थे। नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर था, सेंटर को पोप रूल कर रहे थे और सदर्न रीजन स्पेन के बर्बन किंग्स के अंडर था। तो यहाँ पे किसी तरह का यूनिफिकेशन नहीं था और इटालियन लैंग्वेज भी एक सी नहीं थी। हर जगह इटालियन के अलग अलग डायलेक्ट बोले जाते थे। जुसेप्पे मज़ीनी के बारे में हमने देखा कि उन्होंने कैसे इटली को यूनिफाई करने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, जिसने रिवोल्ट किया 1831 और 1848 में, बट ये फेल हो गए क्योंकि ऑस्ट्रिया ने सारे रेवोल्यूशन को क्रश कर दिया। अब इसके बाद सारा दारो मदार आ गया सार्डिनिया पीडमोंट के ऊपर और अब इनको ही यूनिफाई करना था इटली को। तो वहाँ के रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड ने ये यूनिफिकेशन स्टार्ट किया और उनकी हेल्प की सार्डिनिया पीडमोंट के प्राइम मिनिस्टर खवोर ने। खवोर की हेल्प से सार्डिनिया पिडमोंट और फ्रांस के बीच में डिप्लोमेटिक अलायंस हुआ और फिर ऑस्ट्रिया के साथ सार्डिनिया की वॉर हुई जिसमें फ्रांस ने उनकी हेल्प की। इसके अलावा जुसेप्पे गैरिबाल्डी की लीडरशिप में बहुत सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स ने भी हिस्सा लिया इटली को यूनिफाई करने के लिए और ये जो वॉर थी इसमें सार्डिनिया पिडमोंट जीत गई। 1860 में उन्होंने मार्च किया साउथ इटली में और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में उनको लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट मिला और वो सक्सेसफुल हुए स्पेनिश रूलर्स को भगाने में। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को यूनाइटेड इटली का लीडर घोषित किया गया। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन जो नेशन स्टेट बना वो कोई अचानक से अपहीवल वजह से या रेवोल्यूशन की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि बहुत लंबे समय तक ये प्रोसेस चला जिसकी वजह से ब्रिटेन बना। 18th सेंचुरी के पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। ब्रिटिश आइल्स में जो लोग रहते थे उनकी अपनी एथनिक आइडेंटिटीज थी, जैसे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट या आयरिश।
ये सारे एथनिक ग्रुप्स की अपनी अलग अलग कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे। बट जैसे जैसे इंग्लिश की वेल्थ, इम्पोर्टेंस और पावर बढ़ने लगी तो वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने लगे। सबसे पहले इंग्लैंड ने वेल्स को जीता 1535 में। इसके बाद 1688 में इंग्लैंड में रेवोल्यूशन हुआ और मोनार्की बदली, और इस मोनार्की से इंग्लिश पार्लियामेंट ने बहुत सी पावर ले ली, जिसकी वजह से इंग्लैंड में ज्यादातर पावर्स पार्लियामेंट के पास आ गई। 1707 में किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड और किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच एक्ट ऑफ यूनियंस हुआ, जिसकी वजह से किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना और अब इन दोनों का एक यूनिफाइड पार्लियामेंट बना, पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इस पार्लियामेंट में इंग्लैंड के ज्यादा मेंबर्स थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड में करने लगा। ब्रिटिश आइडेंटिटी बढ़ने की वजह से स्कॉटलैंड का जो अपना अलग कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, उनको योजनाबद्ध तरीके से दबाया जाने लगा। आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो डिवाइडेड थे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। आयरलैंड में कैथोलिक ज्यादा थे, बट इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट की हेल्प की आयरलैंड में ताकि वो डोमिनेट कर सके। कैथोलिक ने जितना भी रिवोल्ट किया ब्रिटिश के खिलाफ, उन सबको रिप्रेस कर दिया गया। वुल्फ एंड उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन ने रिवोल्ट किया, जो कि फेल हो गया। उसके बाद आयरलैंड को फोर्सिबली यूके में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया 1801 में, और एक नया ब्रिटिश नेशन बनाया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, जिसमें की इंग्लिश कल्चर डोमिनेट करने लगा। जो न्यू ब्रिटेन के सिंबल थे, जैसे ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम और इंग्लिश लैंग्वेज, इन सबको प्रमोट किया गया, और जो पुराने नेशंस थे उनको एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स सरवाइव करना पड़ा इस यूनियन में। विजुअलाइजिंग द नेशन, किसी भी रूलर या फ्रीडम फाइटर का पोर्ट्रेट बनाना इजी है, बट किसी नेशन को फेस कैसे दिया जाए? तो 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट ने नेशन को पर्सोनिफाई करना शुरू किया, यानी उन्होंने नेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जैसे कि वो एक पर्सन हो। ज्यादातर वो फीमेल फिगर्स में रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे वहाँ के आर्टिस्ट ने फीमेल एलेगरी से रिप्रेजेंट किया लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक जैसे आइडियाज को। लिबर्टी रिप्रेजेंट की जाती थी रेड कैप और ब्रोकन चेन से। जस्टिस रिप्रेजेंट की जाती थी ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन से, जिनके हाथ में वेइंग स्केल्स होते थे। सिमिलरली नेशंस को भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाने लगा। फ्रांस में उनको नाम दिया गया मैरियन से। उनका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो लिबर्टी और रिपब्लिक से लिया गया था, रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेड। मैरियन के स्टैचू पब्लिक स्क्वायर्स में लगाए गए ताकि लोगों को रिमाइंड किया जा सके कि वो सब एक हैं। मैरियन के इमेजेस कॉइन्स और स्टैम्प्स में भी लगाए गए। इसी तरह जर्मनी की एलेगरी बनी जर्मेनिया। जर्मेनिया ओक लीव्स का क्राउन पहनती थी, जो कि हीरोइज्म दर्शाता था। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते नेशनलिज्म, जो डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन और राइट्स के आइडियाज को प्रमोट करने के लिए था, उस नेशनलिज्म की अब एक नैरो कम्युनिटी बन गई। जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे वो एक दूसरे के प्रति काफी इंटॉलरेंट थे और हमेशा एक दूसरे के लड़ने के लिए तैयार रहते थे। जो भी मेजर यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने अपने देश में रह रहे लोगों के नेशनलिज्म की भावना को अपने इंपीरियलिस्ट एम को बढ़ाने के लिए यूज किया। इंपीरियलिज्म होता है जब कोई कंट्री ये चाहती है कि उसका पावर और उसका इन्फ्लुएंस दूसरी कंट्री में बने, मिलिट्री की यूज से या फिर किसी तरीके से, और वो कंट्री उसकी हर बात माने। इस इंपीरियलिस्ट आइडिया की वजह से इन यूरोपियन पावर्स ने बहुत सारी कॉलोनीज भी बनाई। सबसे ज्यादा जो नेशनलिस्ट टेंशन क्रिएट हुई यूरोप में वो थी बाल्कन्स में 1871 में। बाल्कन जो रीजन था वहाँ काफी ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन थी। उसमें आज के रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, हेर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो थे। वहाँ के लोगों को स्लाव्स बोलते हैं। ज्यादातर बाल्कन्स ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया जब लोगों में फैलने लगा और जब ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होने लगा, तब बाल्कन रीजन बहुत एक्सप्लोसिव हो गया। ऑटोमन एम्पायर इस पूरे टाइम रिफॉर्म कर रहा था, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। एक एक करके उसकी यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज उससे अलग हो गई और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रही थी। बाल्कन के लोग अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम कर रहे थे और पॉलिटिकल राइट्स की बात करने लगे। तो जैसे जैसे ये बाल्कन स्टेट इंडिपेंडेंट हो रहे थे, तो उनका आपस में कंपटीशन बढ़ रहे थे, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने नेशन के अंदर करना चाहते थे।
इतना ही नहीं, बाल्कन बिग पावर राइवलरी के लिए भी जगह बन गया। इस समय इंटेंस कंपटीशन चल रहा था यूरोपियन पावर्स के बीच में ट्रेड और कॉलोनीज के लिए। सारी कंट्रीज चाहती थी कि उनकी ज्यादा कॉलोनीज हो या वो ज्यादा पावरफुल हो, तो ये सब लोग अपनी मिलिट्री और नेवल पावर बढ़ाना चाहते थे। सारे पावर्स जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी चाहते थे कि उनका इन्फ्लुएंस हो इस एरिया में और दूसरों के इन्फ्लुएंस को रोकना चाहते थे। इसकी वजह से इस रीजन में बहुत सारी वॉर हुई। इसी बीच जहां जहां इन पावर्स ने कॉलोनी बना रखी थी, वहां पे लोग ये इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज करने लगे, क्योंकि उनको नेशनलिज्म की भावना आई और वो इन पावर्स को हटाकर इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। यूरोप की नेशनलिज्म का आइडिया तो बहुत सारे लोगों ने लिया, क्योंकि ये आइडिया को एक्सेप्टेंस मिली कि एक नेशन स्टेट होना चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए। बट जैसा यूरोप में बाद में हुआ, वैसे किसी और ने रेप्लिकेट नहीं किया। सो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर नहीं आया सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय।